बड़ी खबर, जहां सपा सांसद के घर पहुंची बिजली विभाग की टीम। पुलिस के साथ बिजली विभाग की टीम पहुंची है। बिजली मीटर चेक करने पहुंची है यहां पर टीम। कई महीनों तक जियाउर रहमान बर्क का बिल जीरो आया था और यही वजह है कि उन पर शक है कि उन्होंने बिजली चोरी की, क्योंकि उनके घर पर बिजली का इस्तेमाल ही नहीं हुआ कई महीनों तक। ऐसा तो संभव नहीं है। फिर मीटर में आखिर जो रीडिंग है वो जीरो क्यों दिखा रही है? बिजली की खपत मीटर के हिसाब से जीरो है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संभल में एक्शन दिखने लगा है। बिजली विभाग के कर्मचारी पहुंचे, पुलिस टीम के साथ पहुंचे और इस मामले की तहकीकात के लिए कि बिजली के मीटर में आखिर रीडिंग जीरो क्यों आ रहा है। सुनील कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। सुनील, इस एक लाव लश्कर लेकर यहाँ पर बिजली विभाग के अधिकारी पहुंचे थे, कर्मचारी पहुंचे थे, उन्हें क्या हासिल हुआ अभी तक की जांच पड़ताल में? देखिए, मैं आपको बता दूं, संभल के दीपक सराय का मामला है। सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर है, जहाँ पर बिजली महकमे की टीम भारी पुलिस के साथ पहुंची। दरअसल पुलिस के बारे में बताते हैं कि इस मोहल्ले में तमाम सारे बिजली महकमे पे हमले हुए थे। यहाँ पर चेकिंग नहीं होती थी, बहुत बड़ा लाइन लॉस इस इलाके से था। तो सांसद के यहाँ भी बिजली चोरी की संभावना है। दरअसल बिजली विभाग ने मंगलवार को उनके 2 मीटर बदले थे। इसमें एक मीटर में 6 महीने 0 यूनिट चला है, दूसरे यूनिट में मीटर में 5 महीने 0 यूनिट चला है, यानी 11 महीने कोई बिजली ही नहीं चली है। एक कनेक्शन जियाउर रहमान बर्क के नाम है और एक उनके स्वर्गीय दादा पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क के नाम है। तो स्मार्ट मीटर लगाने के बाद नए मीटर लगाए गए हैं, जहां पर अब ये कवायद की जा रही है कि आखिर इन दिनों में, पिछले 3-4 दिनों में कितना यूनिट चला है की गई थी, जिसके संदर्भ में पर्याप्त पुलिस बल दिया गया है, जिससे वह अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें। पुलिस बल यहाँ उपस्थित है और वह निरीक्षण का कार्य सुचारू रूप से कराएगा और किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। क्या क्या मिला है सर यहाँ पर? यह विद्युत विभाग द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है और यह उनके द्वारा ही स्पष्ट किया जाएगा कि क्या आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। सर, यहाँ पर देखा गया कि आरएएफ और पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद है। पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया गया है, जिससे किसी भी प्रकार की स्थिति से हम लोग निपट सकें और इसके लिए पुलिस बल तैयार है। क्या इनपुट मिला था सर यहाँ पर? यह उन्हें विद्युत विभाग को कुछ इनपुट मिला था, जिसके संदर्भ में उनके द्वारा चेकिंग की जा रही है। हेलो 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 सुन रहे थे सुनील पुलिस वालों को कि उनका कहना है कि उन्होंने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, पूरे इलाके में ही पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन सवाल है यहाँ पर कि 2-2 मीटर लगे हैं, बिजली के सारे इक्विपमेंट्स मौजूद हैं घर में इलेक्ट्रॉनिक्स के, बावजूद इसके मीटर में खपत शून्य। तो अब कहीं भी इस जांच के दौरान विभाग के अधिकारियों को कोई ऐसी जगह मिली है जहां से समझ में आए कि बिजली चोरी कर इस्तेमाल किया जा रहा था? अभी तक ऐसा कुछ पता चला है? सुनील, आवाज मिल रही है आपको? तो फिलहाल दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये संभल की तस्वीरें हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके घर पर इस वक्त बिजली विभाग के अधिकारी पहुंचे हुए हैं, पुलिस टीम के साथ पहुंचे हुए, पूरे इलाके में फ्लैग मार्च करते हुए पहुंचे हैं। शक ये है कि उन्होंने बिजली चोरी कर इस्तेमाल किया है, क्योंकि पूरे घर में 2-2 मीटर लगे हैं, लेकिन इन दोनों ही मीटर में बिजली खपत शून्य है, यानी कि बिजली खपत हुई ही नहीं है, बिजली का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। क्या यह मुमकिन है कि एक मकान में जहां पर लोग रह रहे हो और पूरे साल बिजली का इस्तेमाल ही ना हुआ हो? यह बड़ा सवाल है और अब यही पता लगाने में जुटे हैं अधिकारी कि क्या चोरी की बिजली इस्तेमाल कर रहे थे जियाउर रहमान बर्क और उनका परिवार। बिजली का कनेक्शन अगर चोरी का इस्तेमाल हो रहा था तो कहां से कनेक्टेड था? ये तमाम इस वक्त पहलुओं की जांच पड़ताल चल रही है। बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और वहीं पर पूरे इलाके की अगर बात की जाए तो एक मस्जिद भी मिली है, जिस मस्जिद की छत पर बाकायदा कनेक्टर था और वहां से लोगों के घरों में चोरी की बिजली की सप्लाई की जा रही थी। जो सरकारी बिजली होती है उसमें हुकिंग की गई थी और कांटा डाल करके वहां से बिजली चोरी की जा रही थी और लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा था। अब यही बात जब जांच आगे तक बढ़ी तो सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर तक ये जांच पहुंची और पता चला कि वहां पर भी जो 2 मीटर लगाए गए हैं, एक मीटर जियाउर रहमान बर्क के दिवंगत दादा
यानी कि शफीकुर रहमान बर्क के नाम पर है, जबकि दूसरा जियाउर रहमान बर्क के नाम पर है और दोनों ही मीटर में बिजली की खपत शून्य दिख रही है इस वक्त, और यही बात शंका बढ़ा देती है। सुनील हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। सुनील, अभी तक की जांच पड़ताल में क्या हासिल हो पाया है अधिकारियों को? इस मकान में कोई रह रहा था, नहीं रह रहा था, कब से रह रहा था, इस बारे में भी बताएं। आपको बता दूं, ये मकान जो है दीपासराय इलाके में है, जहाँ पर 2 बिजली के कनेक्शन है। एक दिवंगत सांसद यानी अभी आप दिखाएंगे दूसरे कौन सब चीज दिखा देंगे, हर चीज कौन दिखाएगा? छत का एरिया सब चीज दिखा देंगे। अच्छा, सब चीज दिखा देंगे, क्या बात है, क्यों नहीं दिखाएंगे? आप कौन है यहाँ पर? मैं इनका वकील हूँ यहाँ पर। वकील है? बिल्कुल। अच्छा, आप चलिए, आप बाहर चलिए, सब लोग मैं दिखाऊंगा इनको। एसपी साहब इन्हें निकालिए सबको बाहर। क्या पूरा मामला? एसपी साहब निकालने की बात आ रही है, इन्हें सबको बाहर कीजिए, आप उन्हें भेज दीजिए, आप उनको भेज दीजिए जो है। आप अपना नाम बता दें, जो आएंगे मैं उनको दिखा दूंगा। आप अपना नाम बता दें। यहाँ पर साफ तौर ये वकील हैं जो कह रहे हैं कि हम सब कुछ दिखा देंगे पत्रकारों को, लेकिन उनका व्यवहार आप देख सकते हैं कि पत्रकारों के साथ किस तरह का वो व्यवहार कर रहे हैं। सुनील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, अब इस मकान में ही रह रहा था जियाउर रहमान बर्क का परिवार या ये खाली मकान था, ये बताएं जरा। जी देखिए, हम बता दें कि पूरा मकान जो है 2 पोर्शन में है और यहाँ पर वर्तमान समय में सांसद जियाउर रहमान बर्क, बस और कुछ नहीं। कुछ कमरे यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर ये लॉक है। अभी लगेगा, समय लगेगा जी सर। माफ कीजिएगा सुनील, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, हम आपको बता दें, यहाँ पर दीपासराय में जो मकान है, इसमें सांसद जियाउर रहमान बर्क का परिवार, उनके पिता ममलूक रहमान बर्क का परिवार रहता है। उसमें सांसद दिवंगत हो गई है, तो सांसद के नाम भी माफ करना, पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क दिवंगत हो गए हैं। तो एक कनेक्शन पूर्व सांसद के नाम है, एक कनेक्शन जियाउर रहमान बर्क के नाम है। फिलहाल इसमें 2 परिवार रहते हैं, एसी भी लगे हुए हैं जहाँ पर। तो इतना कम जो 0 यूनिट आ रहा है या 20 यूनिट आ रहा है, ये कहीं ना कहीं शक पैदा कर सकता है, जिसके बाद बिजली महकमे ने स्मार्ट मीटर लगाया और बिजली टीम अब चेकिंग को पहुंची है। पूरे मामले में ये समझा जा सकता है आने वाले दिनों में सांसद की मुश्किल बढ़ सकती है। यहाँ पर बिजली के इस्तेमाल में एक खेल सामने आ सकता है। जी, अब बहुत सारी बैटरियां भी दिख रही हैं सुनील इस वीडियो में, इन बैटरियों का क्या माजरा है? देखिए, बैटरियां तो सामान्यतः यहाँ पर इन्वर्टर रखे जाते हैं, इन्वर्टर लगाए गए होंगे, बड़ा यूनिट होगा इन्वर्टर का। ठीक है सुनील, धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर बकायदा 2 परिवार रहता है, बावजूद इसके 2 जो बिजली के मीटर लगे हैं, दोनों में ही 0 यूनिट दिखा रहा है कि बिजली की खपत हुई ही नहीं है, जबकि सारे इक्विपमेंट्स घर में मौजूद हैं और कई सारी बैटरियां हैं। अगर इन्वर्टर का भी इस्तेमाल ये परिवार कर रहा होगा तो इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए तो बिजली का इस्तेमाल होता ही होगा। तमाम तरह के सवाल हैं और शंका ही नहीं बल्कि अब ये बात गहराती जा रही है कि चोरी की बिजली का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी के सांसद कर रहे हैं। संभल के शिव मंदिर के कपाट खुलने के बाद से हर दिन बड़े धूमधाम से यहां पूजा अर्चना हो रही है। मंदिर में दर्शन करने के लिए दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। वहीं शाम को महाआरती के वक्त भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। बुधवार को मंदिर के सामने स्थित कुएं की भी पूजा हुई, आरती की गई। मंदिर के पुजारी ने बताया कि कुआं वरुण देव जी का स्थान होता है और इसलिए कुएं की भी पूजा शुरू कर दी गई है। पुजारी का कहना है कि उन्हें इंतजार है कि कुएं में जल्द से जल्द पानी भी आ जाएगा ताकि वो इसी कुएं के पानी से भगवान का स्नान करा सकें और शिवलिंग का जलाभिषेक कर सकें। देखिएगा, यहाँ की जो शाम की आरती अभी अभी करी गई है और आज हमारे जो वरुण देवता कूप स्वरूप कुएं की भी आरती आज संपन्न करी गई। जो हमारे यहाँ वरुण देवता का स्थान दिया जाता है कूप को, और इसमें कहा जाता है हमारे चारों वेद, हमारे समस्त देवता वरुण के में ही स्थापित रहते हैं, वरुण के अंदर स्थापित होते हैं, जिसको हम कलश और कुंभ भी बोलते हैं। वही रूप कुएं का होता है। थोड़ा लोगों ने कहा कि पंडित जी जब कूप है, अमृत कूप है ये, तो इनकी भी आरती होनी चाहिए, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल होनी चाहिए।
संभल में मिले शिव और हनुमान मंदिर के पास अब बिजली विभाग ने पोल लगा दिया है। मंदिर मिलने के बाद से लगातार एक्शन जारी है। बिजली विभाग का एक्शन दिख रहा है। विभाग ने यहां पर पोल लगाया है। तो रात के वक्त भी मंदिर के आसपास उजाला रहे, इसके लिए पोल यहां पर लगाया गया है। स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है। यूपी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री साध्वी गीता प्रधान भी संभल के शिव मंदिर पहुंची और वहां पर विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि मंदिर के कपाट खुलने और पूजा शुरू होने से उनका मन बहुत ही प्रसन्न है। उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ हर हर महादेव के जयकारे लगाए और न्यूज़ 18 से खास बातचीत के दौरान कहा कि संभल में अभी बहुत से मंदिर और बहुत से कुएं मिलेंगे जिनका अस्तित्व मिटाने की साजिश रची गई। संभल के शिव मंदिर में इस वक्त साध्वी गीता प्रधान यहां पर पहुंची हैं और उन्होंने पूजा अर्चना की। साध्वी, आप यहां पहुंची और 46 साल बाद अब मंदिर चर्चा में है और जगह जगह से दूर दराज से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। मन बहुत प्रसन्न है। 46 साल बाद बजरंगबली जी का और भोलेनाथ का मंदिर यहां पर मिला है। एक बिजली चोरी की चेकिंग करने के लिए हमारे पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उस चोरी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन हमारी 46 साल बाद हमारे भगवान का मंदिर यहाँ पर मिला। पूरे हिंदू समाज में खुशी की लहर है। लेकिन दुख का विषय ये है कि मुस्लिम समुदाय ने हमारी सनातन संस्कृति को लुप्त करने का, छुपाने का काम किया। एक मंदिर को तोड़कर अपना घर बना लिया। जो मूर्तियाँ मंदिर के आसपास लगी थी उनको भी तोड़ दिया गया और बिल्कुल ऐसा कर दिया कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धि संभल को हासिल हुई और संभल में यही उपलब्धि नहीं, अभी पता नहीं जाने कितने मंदिर और कितने कूप मिलेंगे यहाँ पर। कंकड़ कंकड़ में कहते हैं कि शिव हैं, यहाँ कंकड़ कंकड़ में शिव हैं। संभल में राजस्व विभाग की टीम 50 साल पुराने नक्शे से जमीनों की जांच कर रही है। खग्गू सराय में जहां बंद मंदिर मिला था, उसके आसपास के इलाके को लेखपाल अपने राजस्व विभाग के नक्शे से मिला रहे हैं। राजस्व विभाग कब्रिस्तान, ग्राम समाज और आबादी वाली जगहों पर जाकर नक्शे से उसका मिलान कर रहे हैं, पैमाइश कर रहे हैं। जमीनों की पैमाइश के लिए राजस्व विभाग 1960 और 61 का नक्शा इस्तेमाल कर रही है। इस दौरान राजस्व विभाग को एक कब्रिस्तान पर कब्जे की शिकायत भी मिली। दीपसराय के पास बने कब्रिस्तान पर कमेटी के लोगों ने कब्जा कर लिया है और इस आरोप को भी राजस्व विभाग देख रहा है। विभाग से ये गुहार लगाई गई है कि कब्रिस्तान की जमीन को कब्जा मुक्त करवाया जाए। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कब्रिस्तान की 2 बीघा से ज्यादा की जमीन में से 1 बीघा जमीन पर कब्जा हो चुका है। यहां के लोगों ने आरोप लगाया कि उनके कब्रिस्तान में स्थानीय दबंगों ने कब्जा कर रखा है। वहीं समाजवादी पार्टी की सरकार में दीपसराय के दबंगों पर कब्जे का आरोप लगा है। हमारा आरोप यह है कि ये दीपसराय के लोग हैं। ये सारे कब्रिस्तान हैं, वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं 2239 नंबर, लेकिन फिर भी नाजायज पे सारा कब्जा करे हुए हैं। वो खाली नहीं करके दे रहा है। मोहल्ले के हैं, जबल लोग हैं, समझे, सब जबल लोग हैं। पहले कोई बात होती थी तो हमारा मोहल्ला गरीब है, हथियार लेके आजा करते थे कि अस्त्र के बल पर कब्जा करते हैं। सांसद से नहीं कहा था आपने? सबको पता है, किसको नहीं पता है। इनमें कुछ आरिफ नाम है, मिंजार हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। तो इनके देखिए ये कीमत की जगह है। तो कुछ लोग इनके पीछे पार्टियां जो हैं जबर हैं, पैसे वाले लोग हैं। तो ये आवाम किसके पास जाएगी? ये बस्ते के आदमी है, ये बताएंगे ये बंडवाल कर ये भी मुख्यमंत्री चल गया इसमें 77 नंबर पे। ये भी दिवस आ गए, ये भी दिवस आ गए, कोटी वाला ये भी दिवस आ गए। सब वही है सर, सब वही है, सब वही है। वो कहता था कोई इनसे। दिल्ली एनसीआर में हवा जहरीली से भी जहरीली हो चुकी है। दिल्ली में AQI गंभीर श्रेणी में है। नोएडा और गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स रेड जोन में है, जबकि ग्रेटर नोएडा की बात करें तो ये डार्क रेड जोन में है। दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक निशान को पार कर चुका है। तो
दिल्ली एनसीआर की जो मौजूदा स्थिति है बहुत ही खतरनाक है। जहरीली हवा से लोगों को जूझना पड़ रहा है। प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है और जैसे ही हवाओं की रफ्तार धीमी हुई, प्रदूषण का स्तर बढ़ गया, क्योंकि तेज हवा में यही पॉल्यूशन आगे बढ़ जाता था। लेकिन जैसे ही हवा की रफ्तार धीमी पड़ी है, ठंड बढ़ी है, पॉल्यूशन भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बीमार होने वाले लोगों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई है। बुजुर्गों को, बच्चों को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। और इस वक्त दिल्ली से संदीप पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, तमाम कोशिशें हो रही हैं, ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है, जगह जगह दावे हैं कि वाटर स्प्रिंकलर किया जा रहा है, बावजूद इसकी राहत मिलती नहीं दिख रही है। बिल्कुल, दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के तमाम दावे किए गए, वादे किए गए, लेकिन ये सभी धराशायी नजर आ रहे हैं। दरअसल ग्रैप 4 सिस्टम लागू हो गया, उसके बावजूद भी दिल्ली में प्रदूषण भयावह होता ही जा रहा है। दिल्ली में 3 दिन से प्रदूषण का लेवल जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार बना हुआ है। इस समय मंडी हाउस इलाके में आप देख सकते हैं दिल्ली के आसमान का इस तरीके से धुंध की परत छाई हुई है और इस समय एक्यूआई यहाँ पे 420 है। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार कर गया है। ये स्थिति तब है जब दिल्ली में ग्रैप 4 सिस्टम लागू है और डीजल वाहनों का यहाँ पर आना प्रतिबंधित, खासकर जो BS4 डीजल वाहन है उनको दिल्ली में बैन लगा दिया गया, वो एंट्री नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही जो निर्माण कार्य हैं वो भी पूरी तरीके से बंद है। वो सभी कार्य यहाँ पे पाबंद कर दिए गए हैं जो कि प्रदूषण के लेकर कारक हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए इस कक्षा 5 तक के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, जबकि अन्य क्लासेस जो हैं हाइब्रिड मोड पर कक्षाएं चला रही हैं। तमाम वादे किए जा रहे हैं, तमाम कवायद भी की जा रही है, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण जो है भयावह बना हुआ है। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के नीचे पिछले 3 दिनों से नहीं आ रहा है। पिछले संदीप लौटेंगे आपके पास। गाजियाबाद से अमित राणा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित का भी रुख कर लेते हैं। अमित, गाजियाबाद की भी स्थिति वही है जो दिल्ली की है, पूरा दिल्ली एनसीआर ही है, इस वक्त गैस चैम्बर के अंदर बंधा हुआ है, घुटन महसूस कर रहा है। जानकारी इसकी वजह क्या बता रहे हैं? क्योंकि ग्रैप 4 हो, ग्रैप 2 हो, ग्रैप 3 हो, जब जब जरूरत होती है उस हिसाब से नियम लागू कर दिए जाते हैं, बावजूद इसके पॉल्यूशन पर कंट्रोल नहीं है। इसकी वजह क्या बता रहे हैं जानकार? देखिए, आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद को पोल्यूशन ने अपने आगोश में ले लिया है। इसके बढ़ते हुए पोल्यूशन की असल वजह बताई जाती है दिवाली के बाद से ही जैसे मौसम चेंज होता है, एक तो पराली बताई जाती है, दूसरा जो पोल्यूशन बताया जाता है बम की वजह से बताया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर साल की भांति इस साल भी हालात यही देखने को मिल रहे हैं कि सुबह से ही एक सफ़ेद रंग की चादर में पूरा का पूरा शहर जो है वो डूबा हुआ नजर आता है। हालांकि जो जानकार हैं उनके मुताबिक बढ़ते हुए पोल्यूशन की जो वजह है वो वाहनों को भी बताया जाता है, जिसके चलते ग्रैप 4 भी लागू कर दिया गया है। ग्रैप 4 के तहत ही जो 10 साल पुराने डीजल के वाहन है वो बंद कर दिए गए हैं। जो 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल के वाहन है उनको बंद कर दिया गया है। एहतियातन जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जो इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज जो डीजल या कोयले से चलने वाली है उनको भी बंद कर दिया गया है। CNG और PNG पर चलाने के लिए उनको कहा गया है। तमाम तरह की कंस्ट्रक्शन पर भी रोक लगा दी गई है। स्कूल जो है, अगर हम बात करें, स्कूल गाजियाबाद जिलाधिकारी ने स्कूलों का भी टाइमिंग चेंज कर दी है। बावजूद उसके लगातार पोल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं हो रहा है, हर साल बिल्कुल हर साल ही लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है, इस परेशानी का सामना करना पड़ता है, जबकि तमाम कवायदे होती हैं, प्रशासन के यही दावे होते हैं। लेकिन जो मौजूदा हालात है वो यही बता रहे हैं कि वक्त पर कोई कदम ना उठा पाने की वजह से ये खामियाजा भुगतना पड़ता है। इंडस्ट्रीज बंद है, यानी कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तमाम कंस्ट्रक्शन बंद है, यानी कि वहां पर भी काम नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है। लेकिन इसके बाद भी पॉल्यूशन से राहत लोगों को